नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़, जिसमें हम उत्तराखंड की विभिन्न वन लाइनर बुक्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इसमें हम जो अलग अलग आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स आती हैं उनके नोट्स को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करते हैं। सबसे पहले हम उत्तराखंड बीएस नेगी वन लाइनर सीरीज़ को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हमने अभी तक 55 पार्ट्स में 2750 प्रश्नों को कवर कर दिया है। सीरियल वाइज हमने इनको कवर किया है और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो अगर आपने इस सीरीज के जो प्रीवियस पार्ट्स हैं उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज ये हमारा इस सीरीज का 56वां पार्ट होगा और इस वीडियो में भी हम उत्तराखंड से जुड़े 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। हमारा चंद्रवंश चल रहा था, लास्ट वीडियो में हमने देवी चंद तक पढ़ लिया था। आज की वीडियो में आपका चंद्रवंश कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस शासक के समय गैड़ागर्दी चरम पर थी? देखिए, हमने लास्ट वीडियो में देवीचंद के बारे में बात करी थी, जिसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहता है। कल के वीडियो में हमने ये बात करी थी। देवीचंद की हत्या उसके जो दरबारी थे माणिक बिस्ट और उसका एक बेटा था पूर्णमल गैड़ा, इन दोनों ने उसकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद अजीत चंद गद्दी पर बैठा, लेकिन ये एक नाम मात्र का शासक था। वास्तविक शक्ति जो थी वो उन्हीं दोनों के हाथ में थी, माणिक और पूर्णमल। ठीक है, दोनों बाप बेटे थे और उन दोनों के हाथ में वास्तविक शक्तियां थी। किस चंद राजा के काल में कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण हुआ था? देखिए, कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण कल्याण चंद के काल में हुआ था। इसे कहीं पर कल्याण चंद चतुर्थ बोला गया है, कहीं पर इसे कल्याण चंद पंचम बोला गया है। इसका अगर आप इसकी वंशावली देखेंगे, चंद वंश की जो पूरी वंशावली है जो हमने हमारे मास्टर वीडियो में कवर करी है, तो उसके आधार पर ये कल्याण चंद पंचम है। लेकिन ज़्यादा जो ये प्रसिद्ध है, ये कल्याण चंद चतुर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपको ज़्यादातर चतुर्थ को ही देना है। वंशावली के हिसाब से अगर देखें, अगर कभी आपको पंचम के बारे में पूछे तो वो भी यही है। ठीक है, तो कल्याण चंद चतुर्थ के काल में रोहिलाओं ने कुमाऊं के ऊपर आक्रमण किया था 1743 से 45 के मध्य में। ठीक है, और इस आक्रमण में इसकी मदद किसने करी थी? कल्याण चंद की इसकी मदद करी थी जो गढ़वाल का शासक था प्रदीप शाह ने। ठीक है, पूछा जाता है कल्याण चंद्रोदयम पुस्तक के लेखक कौन है? जो यह किताब है कल्याण चंद्रोदयम, इस किताब को शिव कवि के द्वारा लिखा गया है। ये कल्याण चंद का ही दरबारी कवि था। किस चंद शासक की जीवन के अंतिम समय में आंखों की रोशनी चली गई थी? देखिए, कल्याण चंद चतुर्थ के बारे में बोला जाता है कि इसने अपने जीवन भर में इतनी आंखें फुड़वा दी थी लोगों की कि 7 जो घड़े थे, ठीक है, 7 बड़े बड़े घड़े इसने भर दिए थे लोगों की आंखें निकालकर। अंतिम समय में इसकी आंखें भी फूट जाती हैं। तो इसका भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, कुमाऊं का बैराम खान किसे बोला जाता है? देखिए, कुमाऊं का बैराम खान ये शिवदेव जोशी को बोला जाता है। इसे कहीं कहीं पर शिवदत्त जोशी भी लिखा गया है, तो दोनों एक ही नाम है। जैसे हमने बात करी जो कल्याण चंद था, ठीक है, कल्याण चंद का ये सेनापति था शिवदेव जोशी। कल्याण चंद को पता था कि जो उसका बेटा है दीपचंद वो एक कमजोर शासक है, तो इसने शिवदेव जोशी को अपने बेटे दीपचंद का संरक्षक नियुक्त कर दिया था। जिस तरीके से अकबर का संरक्षक कौन था? बैराम खान, उसी प्रकार दीपचंद का संरक्षक कौन था? शिवदेव जोशी। इसीलिए इसे कुमाऊं का बैराम खान भी बोलते हैं। आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा शिवदेव जोशी को कल्याण चंद ने बख्शी की उपाधि भी दी थी। आगे हम पढ़ेंगे, चंद काल में सेनापति को बख्शी ही बोला जाता था। ठीक है, शिवदेव जोशी को कुमाऊं का शिवाजी भी बोला गया है इतिहासकार नित्यानंद मिश्रा के द्वारा। इसको भी आपको याद रखना है। किस चंद राजा के समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था? देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध ये 1761 में लड़ा गया। उस समय चंद राजा था दीपचंद। ठीक है, और दीपचंद ने मुगल शासक के कहने पर हरिराम के नेतृत्व में, ठीक है, एक सेना भी भेजी थी इस युद्ध में भाग लेने के लिए मराठाओं के खिलाफ। ठीक है, तो इसको भी आपने याद रखना है। ये पॉइंट बेसिकली सिर्फ इसीलिए मैंने यहाँ पर लिया है कि अगर आपको क्वेश्चन बने कि तीसरे पानीपत के युद्ध में सेना किसने भेजी थी? दीपचंद ने। किसके नेतृत्व में भेजी थी? हरिराम के नेतृत्व में। ठीक है, चंद काल में कुख्यात कारागार कौन सा था?
तो चंद काल में कुख्यात कारागार जो था सिराकोट का किला था। ठीक है, इसी किले में दीपचंद को बाद में कैद कर दिया जाता है। दीपचंद का जो संरक्षक था शिवदेव जोशी, उसकी मृत्यु हो जाती है 1764 में। उसकी मृत्यु के बाद कुमाऊं में हलचल दोबारा से शुरू हो जाती है। जो मोहन गुसाई था वो दीपचंद को कैद कर लेता है, दीपचंद की पत्नी के साथ मिलकर। इसकी पत्नी का नाम श्रृंगार मंजरी था और मोहन गुसाई मोहनचंद के नाम से गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, बाद में इसी किले में दीपचंद की मृत्यु हो जाती है। ललित शाह ने किस युद्ध में मोहनचंद को पराजित किया था? तो जब मोहनचंद कुमाऊं की गद्दी पर बैठ गया था तो जो शिवदेव जोशी था जिसकी मृत्यु हो चुकी है 1764 में, उसका बेटा था हर्षदेव जोशी। ठीक है, जिसे काली कुमाऊं का चाणक्य बोला जाता है। ये हर्षदेव जोशी गढ़वाल गया। गढ़वाल में उस समय ललित शाह शासन कर रहा था। उसने ललित शाह को निमंत्रण दिया कि आप आइए और कुमाऊं पर आक्रमण कीजिए, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं। ललित शाह मान गया। ललित शाह ने कुमाऊं पर आक्रमण किया। 1779 में मोहनचंद को पराजित किया। मोहनचंद भाग गया और 1779 में ललित शाह ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया और अपने छोटे बेटे प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद के नाम से गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, ललित शाह ने अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को किस चंद राजा का दत्तक पुत्र बनाकर कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया था? देखिए, अगर वो प्रद्युमन शाह को अपने नाम से गद्दी पर बैठाता तो जनता विद्रोह कर सकती थी, क्योंकि वो चंदों को अपना राजा मानती थी। तो उसने दीपचंद का गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र बनाकर प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद के नाम से राजा बना दिया था। ठीक है, अगर आप चंदवंश और पमार वंश के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी दोनों के ऊपर एक मास्टर वीडियो बना है, जिसमें मैंने आपको चंदवंश के सभी 62 राजा और पमार वंश के सभी 60 राजाओं के बारे में डिटेल में बताया है। ठीक है, मिट्टी का महादेव किसे बोला जाता है? देखिए, मिट्टी का महादेव बोला जाता है शिवचंद को। इसका नाम आपको याद रखना है। हुआ क्या, प्रद्युमन चंद यहाँ का शासक बन गया 1779 में। 1786 तक प्रद्युमन चंद यहाँ पे शासन करता है कुमाऊं में। 1786 में जो पमार वंश में शासन कर रहा था, गढ़वाल में शासन कर रहा था प्रद्युमन चंद का बड़ा भाई जयकृत शाह, वो आत्महत्या कर लेता है। जैसे ही गढ़वाल में गद्दी खाली होती है, जो प्रद्युमन चंद था वो यहाँ से निकलकर गढ़वाल चला जाता है और यहाँ का जो सारी जिम्मेदारी थी वो किसको सौंप देता है? हर्षदेव जोशी था, उसको सौंप देता है। लेकिन हर्षदेव जोशी खुद पूरी ताकत उसके पास नहीं थी, उतनी सेना उसके पास नहीं थी। मोहनचंद आता है, दोबारा से कुमाऊं पर हमला करता है, हर्षदेव जोशी को पराजित कर देता है और दोबारा से कुमाऊं का राजा बन जाता है मोहनचंद। क्वेश्चन बनता है, 2 बार कुमाऊं की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र राजा कौन है? तो मोहनचंद है। मोहनचंद ने कुमाऊं पर आक्रमण कर लिया, लेकिन 1788 में हर्षदेव जोशी दोबारा से सेना लेकर आता है, मोहनचंद को मार देता है, उसे हरा देता है, गद्दी से हटा देता है और शिवचंद को गद्दी पर बैठा देता है। अब गद्दी पर इसको हर्षदेव जोशी ने बैठाया है, तो ये केवल एक नाममात्र का राजा था, इसीलिए शिवचंद को मिट्टी का महादेव भी कहते हैं। शिवचंद चंद वंश का 61वां राजा था। बाद में आप सभी जानते हैं, जो मोहनचंद था उसका भाई लाल सिंह गुसाई वो आता है, वो यहाँ से शिवचंद को और हर्षदेव जोशी को इनको हटा देता है और मोहनचंद के बेटे महेंद्र चंद को गद्दी पर बैठा देता है। ठीक है, चंद वंश का अंतिम चंद शासक कौन था? तो महेंद्र चंद था, जो कि मोहनचंद का बेटा था। ये चंद वंश का 62वां राजा था। गोरखाओं द्वारा किस युद्ध में महेंद्र चंद को पराजित किया गया था? अब हुआ क्या था, जब महेंद्र चंद राजा बन गया तो हर्षदेव जोशी से फिर नहीं देखा गया। वो गया गढ़वाल के पास, पहले वहाँ पे प्रद्युमन शाह के पास कि आप आइए, उसने आने से मना कर दिया। तो हर्षदेव जोशी अब गोरखाओं के पास चला गया। गोरखा नरेश उस समय रण बहादुर शाह था, उसने उसको आमंत्रित किया कि आप आइए कुमाऊं पे, मैं आपकी मदद करूंगा। रण बहादुर शाह का प्रधानमंत्री था भीमसेन थापा। दोनों तैयार हो गए, दोनों ने सेना भेज दी और गढ़वाल इन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया गोरखाओं ने। हवाल बाग का एक छोटा सा युद्ध हुआ महेंद्र चंद और गोरखा सेना के बीच। इस युद्ध में महेंद्र चंद की पराजय हो गई और फिर कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार हो गया। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, गोरखाओं को कुमाऊं आने का निमंत्रण किसने दिया था? हर्षदेव जोशी ने दिया था। ठीक है,
किसे कुमाऊं की राजनीति का अलवरिक कहा जाता है? तो यहाँ हर्षदेव जोशी को बोला जाता है। ठीक है, हर्षदेव जोशी को काली कुमाऊं का चाणक्य भी बोला जाता है। इसको भी आपको याद रखना है, पेपर में बन जाता है कि कुमाऊं का चाणक्य किसको बोलते हैं? हर्षदेव जोशी को। इसके अलावा इसे किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसने लगभग 8 राजाओं को गद्दी पर बैठाया और उतरवाया था। ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो कुमाऊं का किंग मेकर, कुमाऊं का चाणक्य, कुमाऊं का अलवारिक, ये सब नाम किसके हैं? ये सारे के सारे नाम आपके हर्षदेव जोशी के हैं। ठीक है, हर्षदेव जोशी को लेकर 1-2 नाम और हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे हर्षदेव जोशी को राहुल सांकृत्यायन ने विभीषण बोला है। तो क्वेश्चन बन सकता है, हर्षदेव जोशी को विभीषण किसने बोला? राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, और अलवारिक किसने बोला? ये बोला जो डब्ल्यू फ्रेजर थे और कैप्टन हियर्सी है, उन्होंने इसे ये बोला था। ठीक है, अल्मोड़ा में घर घर पूजे जाने वाले प्रसिद्ध देवता कौन है? तो अल्मोड़ा में घर घर पूजे जाने वाले प्रसिद्ध देवता हैं गंगनाथ देवता। ठीक है, कुमाऊं का हिल जात्रा उत्सव नेपाल की देन है। इसे नेपाल में क्या कहते हैं? तो कुमाऊं में जो हिल जात्रा उत्सव मनाया जाता है, इसे नेपाल की देन माना जाता है और नेपाल में इसे इंद्र जात्रा के नाम से मानते हैं। ताम्रपत्र उत्कीर्णकों को चंदों के समय क्या बोला जाता था? तो चंद काल में जो ताम्रपत्र के उत्कीर्णकर्ता होते थे उनको सुनार या कहीं पर सुदार भी बोला गया है। ठीक है, तो सुनार या सुदार उनको बोला जाता था। चंदों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पे थी? देखिए, चंद वंश की जो शुरुआती राजधानी थी वो चंपावत में थी, जो ऐसा हमने लास्ट वीडियो में भी देखा, और बाद में इनकी राजधानी अल्मोड़ा बनी थी। चंद राजाओं के सेनापति को क्या कहा जाता था? तो चंद राजाओं के सेनापति को बख्शी बोला जाता था। ठीक है, चंद काल में राजधानी को राजबुंगा या राजापुर बोला जाता था और जो चंद राजाओं का महल होता था उसे चौमहल बोला जाता था। तो इसको भी आपको याद रखना है। चंद काल में परगने किस में विभक्त होते थे? तो चंद काल में जो परगने होते थे वो आपके पट्टी या गरखों में विभाजित होते थे। ठीक है, जो काली कुमाऊं वाला क्षेत्र है या तराई भाबर वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, कहाँ पे? जो आपका चंपावत वाला इलाका है वहां पर इनको पट्टी आदि बोला जाता था। ठीक है, और जो सौर वाला इलाका है, पिथौरागढ़ की साइड वाला इलाका, वहां पर इनको गरखा बोला जाता था। तो चंद काल में परगने किस में विभाजित थे? पट्टी और गरखों में। आगे चलकर यही पट्टी यही गरखे आपके गांवों में विभाजित थे। ठीक है, परगने भी चंद काल में 2 प्रकार के होते थे। एक जहां पे नागरिकों का शासन होता था, नागरिक अधिकारी वहां पे शासन करता था। एक जहां पे सैनिक कमांडर शासन करता था। ठीक है, जो नागरिक अधिकारी जहां पे शासन करते थे, नागरिक वाले, उस परगने को, उस अधिकारी को सीकदार बोलते थे। ठीक है, जो नागरिक परगने का प्रमुख होता था, और जो सैन्य कमांडर वाले उसका प्रमुख होता था उसको बख्शी बोला जाता था। ठीक है, कर के रूप में अनाज व नकदी दोनों कौन देता था? देखिए, चंद काल के इंपॉर्टेंट टैक्स थे, कर व्यवस्था उनकी थी और टैक्सों को लेकर क्वेश्चन बनता है। चंद काल के टैक्स और गोरखा काल के टैक्स ऑलरेडी हम एक अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। तो चंद काल में एक व्यक्ति जो कर के रूप में अनाज और नकदी दोनों देता था उसको खायकर बोला जाता था। ठीक है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको दोनों टैक्स देने पड़ते थे, टैक्स वो नकद भी देता था, अनाज के रूप में भी देता था, उसे खायकर बोलते थे। नगद के रूप में कर देने वाले को क्या बोला जाता था? तो जो नगद टैक्स देता था उसे सिरतान कहते थे, और नगद के रूप में जो कर लिया जाता था उसे सिरती बोलते थे। क्वेश्चन पेपर में बना है कि सिरती क्या थी? तो सिरती एक नगद टैक्स था और इसे देने वाले को सिरतान बोला जाता था। चंदों के समय भूदास को क्या कहते थे? तो चंद शासन में जो भूदास होते थे उनको कैनी बोला जाता था। इसको भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। मंदिरों को दान दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो चंद काल में वह भूमि जो मंदिरों को दान दी जाती थी उसे विष्णु प्रीति या घूंट भूमि बोला जाता था। नदी पुलों पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? तो
तो चंद शासन काल में नदी पुलों के ऊपर जो टैक्स लगता था उस टैक्स को जूलिया टैक्स बोलते थे। इसे सांगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह टैक्स नदी पुलों पर लगता था, यानी कि अगर आपको जो राजा के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा वहां पर नदी में पुल आदि बनाए गए हैं उनका इस्तेमाल करना है नदी पार करने के लिए, तो आपको टैक्स देना होगा। उस टैक्स को जूलिया या सांगा बोला जाता था। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने जो चंद काल था उसमें घराटों के ऊपर भी टैक्स लगाया गया था कि अगर आपको घराटों का इस्तेमाल करना है तो उसका भी टैक्स देना होगा। उस टैक्स को भाग बोला जाता था। ठीक है, तो नदी पुलों पर जूलिया और घराटों पर भाग। युद्ध के समय लिया जाने वाला कर क्या था? तो युद्ध के समय मांगा कर मांगा जाता था। ठीक है, चंद काल में माना जाता है कि 36 प्रकार के कर थे। ठीक है, इनको 36 कलम और 32 रकम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, टोटल मिला के 68 यहां पर टैक्स थे। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है 36 रकम 32 कलम ये जो टैक्स हैं किसने लगवाए थे? इनको चंदों ने लगवाया था। और इनको खत्म किसने किया? इनको खत्म किया था गोरखाओं ने। ठीक है, सेना के लिए लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो सेना के लिए कौन सा टैक्स लिया जाता था? तो कटक कर लिया जाता था। ठीक है, सूती वस्त्रों के बुनकरों से लिया जाने वाला कर कौन सा है? तो सूती वस्त्र के जो बुनकर होते थे उनसे टांड कर लिया जाता था चंद काल में। कामगारों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो जो कामगार होते थे उनसे मिजारी कर लिया जाता था। लेखक को देकर जिसे साउली भी कहा जाता था, कौन सा है? तो वो है साहूकर। साहूकर लेखकों को देने के लिए लिया जाता था और इस टैक्स को साउली के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, नगद के बदले दिया जाने वाला अनाज क्या कहलाता था? मान लीजिए किसी व्यक्ति को नगद टैक्स देना है लेकिन वो नगद नहीं दे पा रहा, नगद के बदले जो वो अनाज देता था उसे कूत बोला जाता था। ठीक है, अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो वह टैक्स जो अनाज के रूप में दिया जाता था, जैसे नगद टैक्स को क्या बोलते थे? सिरती, उसी प्रकार अनाज के रूप में दिए वाले को बैकर बोला जाता था। ठीक है, राजा के नर्तकों एवं नर्तकियों के लिए कौन सा कर लिया जाता था? तो जो राजा के डांस और डांसिंग वाले होते थे उनके लिए भी टैक्स लिया जाता था जनता से, उस टैक्स को बजनिया बोला जाता था। इसके अलावा जो राजा का सामान ढोने वाला होता था, जो राजा कहीं भी जाएगा पीछे वो सामान लेके चलेगा, चौपदार। ठीक है, तो उसके लिए भी एक टैक्स लिया जाता था जिसे चौपदार कर बोला जाता था। ठीक है, राजा के घोड़ों के लिए घोड़ियाली टैक्स, कुकरों के लिए कुकरियालू टैक्स यहां पर लिया जाता था। ठीक है, घोड़ों के लिए, कुत्तों के लिए, सबके लिए टैक्स की व्यवस्था थी। बरसात में सड़कों की मरम्मत करने के लिए कौन सा कर लिया जाता था? तो चंद काल में सड़कों की मरम्मत के लिए हिलियानी अधूल कर लिया जाता था। ठीक है, नाली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां पर मिलता है? तो नाली शब्द का इस्तेमाल हमें सबसे पहले तमिल साहित्यों में मिलता है। ठीक है, क्योंकि काफी प्रसिद्ध है उत्तराखंड में नाली, तो आपको इसे याद रखना है। कुमाऊं के किस प्राचीनतम देवता को पशुचारकों का देवता द्वारा पूजे जाते हैं? यानी कि कुमाऊं के कौन से प्राचीन देवता हैं जो पशुचारकों के द्वारा पूजे जाते हैं? तो वो हैं एड़ी देवता। ठीक है, अल्मोड़ा में स्थित किस किले को फोर्ट मोइरा भी कहते हैं? तो फोर्ट मोइरा का किला ये लाल मंडी के किले को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, लाल मंडी का किला किसने बनवाया था? तो बालू कल्याण चंद ने इसका निर्माण करवाया था। अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण कल के वीडियो में हमने देखा, राजा भीष्मचंद ने करवाया था। अल्मोड़ा स्थित मल्ला महल किला किसने बनवाया था? देखिए, मल्ला महल का निर्माण अल्मोड़ा में रुद्रचंद ने करवाया और इस महल के अंदर एक मंदिर है जिसे रामशिला मंदिर कहते हैं, उसका निर्माण भी रुद्रचंद ने करवाया था। राजबुंगा किला कहाँ स्थित है? तो राजबुंगा का किला आपके चंपावत में स्थित है जिसे सोमचंद ने बनवाया था। अल्मोड़ा में गोरखा कालीन किला माना जाता है, इसे जाता करना। तो अल्मोड़ा में किस किले को गोरखा कालीन माना जाता है? तो वो है नेथड़ा का किला। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा नेथड़ा का किला कहां पर है? तो ये आपके अल्मोड़ा में है और इसका निर्माण गोरखा काल में हुआ था। सिरमौही का किला कहां स्थित है? तो सिरमौही का किला लोहाघाट चंपावत में आता है। चंपावत स्थित बाणासुर का किला का स्थानीय नाम क्या है? तो बाणासुर का किला कहाँ है? यह चंपावत में है, लोहाघाट में, और इस किले का स्थानीय नाम है मारकोट का किला। गोला चौड़ का किला कहाँ स्थित है?
तो राजा गौरिल के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था और यह किला आपके चंपावत में है। चंदों एवं मुगलों के संबंध का वर्णन कहाँ से मिलता है? तो चंद राजाओं और मुगलों के संबंध की जानकारी हमें जहांगीरनामा और शाहनामा से मिलती है। ठीक है। नेपाल में धर्म प्रचार किस संत ने किया था? तो नेपाल में धर्म प्रचार करने का जो कार्य किया था यह गुरु गोरखनाथ के द्वारा किया गया था। किस ताम्रपत्र से चंदों के करों का उल्लेख मिलता है? तो चंद राजाओं के टैक्स के बारे में जानकारी हमें मूनाकोट ताम्रपत्र से मिलती है। यह मूनाकोट ताम्रपत्र लक्ष्मी चंद का है। ठीक है। किस चंद शासक के समय तराई क्षेत्र से 9 लाख की आय होती थी? तो तराई क्षेत्र से 9 लाख की आय जगत चंद के काल में होती थी। ठीक है। जूली एवं सिरती नामक कर किसने लगाया था? तो हम इसको देख चुके हैं, लक्ष्मी चंद के काल में ये दोनों टैक्स लगे थे। अगर क्वेश्चन बनेगा सिरती नामक टैक्स हुड़ियों के ऊपर किसने लगाया था, तो आप बाज बहादुर चंद का नाम लेंगे। किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, किंगडम ऑफ नेपाल यह किताब फ्रांसिस हैमिल्टन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। और इसी किताब में चंद वंश का संस्थापक थौहर चंद को बताया गया है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। हैमिल्टन को लेकर एक क्वेश्चन और बनता है। एक हमने ऊपर बात करी थी दीपचंद के बारे में। ठीक है। दीपचंद को गूंगा शासक बोला है इस हैमिल्टन ने, तो ये नाम भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, चंद वंश का सबसे पुरातन अभिलेख किस राजा का मिलता है? देखिए, चंद वंश का जो सबसे पुरातन अभिलेख हमें मिलता है, सबसे प्राचीनतम अभिलेख हमें मिलता है, वो राजा अभय चंद का मिलता है। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज का। आज हमने यहाँ पे 56वां पार्ट कवर किया। 2800 प्रश्नों को हम इस सीरीज में कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पिछले कुछ पार्ट्स से हमने चंद वंश से जुड़े हुए प्रश्नों को यहाँ पे कवर किया। आज हमने चंद वंश को यहाँ पे खत्म कर दिया है। अगले जो सीरीज के वीडियो होंगे हमारे, जो 59-60 पार्ट होंगे, उसमें हम पमार वंश के बारे में बात करेंगे, फिर गोरखाओं के बारे में, ब्रिटिश के बारे में, और फिर आपकी ये जो सीरीज है ये कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगी। इस सीरीज को आपको अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि इसमें हमने पूरी बीएस नेगी वन लाइनर को सीरियल वाइज इसी प्रकार प्रश्नों के रूप में कवर किया है, एक सिस्टम के तौर पर, एक प्रॉपर वे में, और एक्स्ट्रा फैक्टों के साथ मैंने आपको यहाँ पे सभी प्रश्न बताए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। आपको वीडियो कैसा लगा आज का कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।